हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, बहुत से बच्चों ने मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट करी है कि मैम आप प्लीज़ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब हम अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री करा दिया है। चैप्टर नंबर 8 हमारा हेल्पफुल है इस चैप्टर के लिए, बिकॉज उसी की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और सबसे मेनली इसमें यूज़ होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर वो वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दूंगी, आप पहले जाकर वो वीडियोज़ चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या बात कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ऑब्वियस है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। बट क्या होते हैं इनके एप्लीकेशंस, कहाँ यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको याद हो तो जब मैंने चैप्टर 8 समझाया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए थे। उस वीडियो में समझाया था मैंने कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप बिल्डिंग की बालकनी पर खड़े हुए हैं अपने, और आप सामने किसी फ्लावर पॉट को देख रहे हैं, ठीक है। आप उस फ्लावर पॉट को के पास जाए बिना, आपको ये तो पता होगा ना आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है और आपके आई से उस फ्लावर पॉट तक एंगल कितना बन रहा है, तो आप उस फ्लावर पॉट के पास जाए बिना भी आप अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड से उस फ्लावर पॉट की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बस कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, तो उसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है। सपोज़ आप अपनी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से आप किसी ऑब्जेक्ट को जो आपकी बालकनी में रखा हुआ है आप वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि आप अपनी बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, तो आप बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं बिना एक्चुअली मेजर किए हुए। ये सब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम हाइट्स मेजर कर रहे हैं ना बिल्डिंग्स की, या फिर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की, तो इसलिए कई बार है आरडी जैसी बुक्स में भी इस जो चैप्टर का नाम है वो आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मिलेगा, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यही होती है कि आप किसी भी बिल्डिंग की हाइट एक्चुअली मेजर किए बिना, या फिर कोई आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है तो कितनी डिस्टेंस पे उड़ रहा है ग्राउंड से, ये सब चीज़ें आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आगे से ये मत कहिएगा कि है ना ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। नहीं तो ज़्यादातर बच्चों का सवाल होता है, मैम हम ये पढ़ते रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा, पर ये अप्लाई कहाँ होने वाला है ना। अभी समझा दिया मैंने कहाँ अप्लाई होने वाला है। क्या होता है, कई बार हमें चीज़ें डायरेक्टली नहीं दिख रही होती, लेकिन इनडायरेक्टली बेस में ये चीज़ें छुपी होती हैं, है ना। मैथ्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती, बहुत जगह डायरेक्टली अप्लाई एप्लीकेशन दिख जाते हैं, जैसे कि आप परसेंटेज, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें यूज़ करते हो डेली लाइफ में, है ना। लेकिन बाकी चीज़ें कई बार होता है आपको ये लगेगा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ होती है ना। तो ये चीज़ें देखने के लिए ये बेस में यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। आपकी फिज़िकल वर्ल्ड की बहुत चीज़ें इन्हीं पे बेस्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मैथ्स कहीं अप्लाई नहीं हो रही होती, मैथ्स बिल्कुल अप्लाई हो रही है और हर जगह इवन मैथ्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है, देखिए सपोज़ कीजिए कि आप किसी बिल्डिंग की बालकनी पे खड़े हुए हैं और आपका ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो आपकी आइज से जो उस ऑब्जेक्ट तक जाने वाली लाइन होगी, एक रे ऑफ लाइट तो जाती है ना। आप कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट को, जब कोई रे आपकी आंखों से जो रे होती है वो जा रही होगी वहाँ पे, तो वो जो रे आपकी आइज से किसी एक पॉइंट पे, उस ऑब्जेक्ट के किसी एक पॉइंट पे जब टच करेगी, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है। आप सपोज ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और ऑब्जेक्ट आपकी बिल्डिंग के टॉप पे कहीं रखा हुआ है। सपोज आपकी बिल्डिंग की, आपकी बालकनी पे कोई फ्लावर पॉट रखा हुआ है ना। आप सामने कुछ दूरी पे खड़े हुए हैं अपनी बिल्डिंग से और सामने से उस फ्लावर पॉट को देख रहे हैं।
तो अगेन आपकी आइज से जो उस फ्लावर पॉट तक जाने वाली जो लाइन होगी, है ना, फ्लावर पॉट के कोई पॉइंट को हम कंसिडर कर लें और आपकी आइज़ और फ्लावर पॉट का जो कोई पॉइंट है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी ना, वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, तो ये रही इसकी डेफिनेशन, वही मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर डायग्रामेटिकली देखें, और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब तक कि क्वेश्चंस में ना दिया जाए कि ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है ना, तब तक आपको ऑब्जर्वर की हाइट कंसिडर नहीं करनी है, नेग्लिजिबल मानना है। ऐसा क्यों होता है, क्यों मानना है ऑब्जर्वर की हाइट नेग्लिजिबल है? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जनरली जो बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है ना, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। सपोज़ 100 मीटर है उनकी हाइट, और एक ह्यूमन बीइंग की हाइट कितनी होती है? बिल्डिंग के कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना, इसलिए जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है इन कंपैरिजन टू अ बिल्डिंग और अ पोल, कोई भी चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में दिया भी नहीं होता है, ये भी एक बात है। ठीक है, इसलिए आपको उसको नेग्लिजिबल ही मानना है, मतलब आपको ये सोचना है कि जो ग्राउंड लेवल है ना, आपकी आइज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ऑब्जर्वर की हाइट कंसिडर करनी है तो आपको लेना पड़ेगा। अगर वो हाइट कुछ लिख के दे देते हैं, क्वेश्चन में लिख देते हैं कि द ऑब्जर्वर ऑफ हाइट 1.5 मीटर या 1 मीटर, कुछ भी ऐसा लिख के देते हैं अगर, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगी, तब नेग्लिजिबल नहीं मान लेना है। समझ में आ रही है ना? लेकिन नहीं दे तो आपको ये मानना है कि आपकी आइज़ जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, तो देखिए ग्राउंड लेवल पे आपकी आइज़ है और ये ऑब्जेक्ट है, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट है। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, आपकी आइज़ यहाँ पे होंगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, तो अगेन जो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। देखिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है, जब आप सपोज़ आप अपनी बिल्डिंग से थोड़ी ग्राउंड लेवल पे खड़े हुए हैं ना, और आप ऊपर रखे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल के साथ, क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं ना कि हमारी हाइट है ही नहीं, हम तो ये मान रहे हैं कि हमारी आइज़ ग्राउंड लेवल पे है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे जो आपकी आइज़ हैं और आपकी आइज़ को उस ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब हमारी लाइन ऑफ साइट, ग्राउंड से और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन वर्ड कहाँ पे आपने सुना है? एलिवेटर सुना है ना आपने? एलिवेटर क्या होता है? जनरली एलिवेटर वही होता है जिससे हम ऊपर जा रहे होते हैं ना, जो आपको ऊपर ले जाता है, स्टेयर्स होता है ना चलती हुई, है ना, तो वो एलिवेटर होता है। ठीक है, एस्केलेटर या एलिवेटर बोलते हैं हम उसे। ठीक है, तो वही है एलिवेशन का मतलब क्या है, आप अपनी नॉर्मल आइज, आपकी लाइन ऑफ साइट जो सामने है उससे आप थोड़ा ऊपर उठ के आपको अपना हेड रेज करना पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उस केस में जो आपकी लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड से बनने वाला जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए डायग्राम से क्लियर है, ये आपकी आइज है, ये आपका ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे रखा हुआ है, तो ये हमारी ग्राउंड है ना, ग्राउंड लेवल और लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या कहला रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब आप वर्ड पे जाइए, डिप्रेशन, डिप्रेशन माने डीप, इंग्लिश वाला वो डिप्रेशन मत ले जाना और डिप्रेस मत हो जाना इसको पढ़ के, ठीक है ना। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसलिए बड़े मज़े से पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, देखिए क्या होता है डिप्रेशन माने, यहाँ डीप वर्ड से कनेक्ट कीजिए। डीप माने गहराई, नीचे की साइड जाता है ना, हम डीप बोलते हैं जब कोई चीज़ नीचे जा रही होती है। तो डिप्रेशन भी मतलब जब आप ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट जो नीचे रखा है, आपको अपनी आइज़ लोअर करके किसी ऑब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है, तो उस केस में जो आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, अच्छा अब लाइन ऑफ साइट की ग्राउंड लेवल से तो एंगल मेजर करोगे नहीं, है ना, ग्राउंड लेवल से कैसे लाइन ऑफ साइट का एंगल बनाओगे आप? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल तो जो है उसी के पैरेलल आपको अपनी आंखों के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करनी पड़ेगी। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम कंसीडर करेंगे ये आपकी आई साइड से जस्ट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये लाइन, और ये ग्राउंड से पैरेलल होती है ये लाइन, ऑब्वियस सी बात है। देखो आप ग्राउंड से तो आप यहाँ पे है जैसे आपके आइज़, तो आप ग्राउंड से तो 90 डिग्री पे स्टैंड कर रहे हो ना, तो अब आपके जस्ट सामने जो लाइन जाएगी वो ग्राउंड के पैरेलल होगी, है ना। तो वो ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन होती है, इस लाइन का लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बनता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो आपकी आइज से उस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट तक जो लाइन बन रही होती है वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक है, तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ
डिप्रेशन, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, आपने एक चीज़ और पढ़ रखी है, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हो और उनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल होता है तो उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। किस प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता तो वैसे ये है, लेकिन ये एंगल ट्राइंगल के बाहर बन रहा है ना। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो आपको तो ट्राइंगल के अंदर लानी पड़ेगी ना चीज़ को। तो इसीलिए ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा होता है ना, हम उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पे ले आते हैं। तो ये भी इसी एंगल के इक्वल होता है और इस एंगल पे आने के बाद हम इसमें ट्राइंगल, क्योंकि बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ हमें पढ़नी ज़रूरी होती है। उसके बाद एक पॉइंट जो कंसिडरेशन में ये लेना होता है कि ऑब्जर्वर की हाइट अगर क्वेश्चन में दी गई हो तो कंसिडर करना है, अदरवाइज़ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर के बारे में जाननी है वो ये है कि इन क्वेश्चंस की जो की होती है वो होता है इनका डायग्राम। मतलब जो इनका डायग्राम होता है ना, वो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना लिया, मतलब आप समझ लीजिएगा आपने 80% ऑफ द टास्क कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ अब 20% जो उसकी कैलकुलेशंस है सिर्फ वो बची हुई हैं। अगर डायग्राम गलत हुआ तो कैलकुलेशंस पक्का गलत होंगी, इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपका डायग्राम पे होना चाहिए। इवन जो टीचर कॉपी चेक करेंगे उनका भी फोकस आपके डायग्राम पे ही होगा। अगर डायग्राम गलत हुआ वो आगे क्वेश्चन चेक ही नहीं करेंगे, कोई स्टेप मार्किंग नहीं हो पाएगी इस केस में। तो बात को मतलब समझिए इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, है ना। अगर आपने इन क्वेश्चंस में डायग्राम सही नहीं बनाया तो क्वेश्चन कभी सही हो ही नहीं सकता। इसलिए क्वेश्चन को बड़ी शांति से एक लंबी सांस लेके पढ़िए, उससे एक प्रॉपर डायग्राम बनाइए। हर एक सेंटेंस का कुछ मीनिंग होगा, ट्रांसलेट करिए अपनी लैंग्वेज में और उससे डायग्राम बनाइए। डायग्राम सही बनेगा, क्वेश्चन 100% सही होगा। फिर गलती होने की चांस सिर्फ आपकी सिली मिस्टेक्स हैं, फिर उसके अलावा कुछ नहीं होगी। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जो बस प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो थोड़ा इसका डायग्राम। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत आसान होता है डायग्राम, लेकिन इंटरप्रेट सही करना आना चाहिए ना। अब आपने इंटरप्रेट गलत कर लिया तो फिर उसमें कोई नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस की है उसका डायग्राम। देखिए, अब हम अपनी NCERT क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें लिखा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि एक पोल के ऊपर से ग्राउंड तक बनी हुई एक रोप है उस पर क्लाइंब कर रहा है, ठीक है। जो रोप है, मैंने डायग्राम फिर से बना लिया है उस चीज़ का। देखिए, डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। क्या बोल रहे हैं कि जो सर्कस आर्टिस्ट है वो इस रोप पे क्लाइंब कर रहा है जो कि पोल के टॉप से बंधी हुई है ग्राउंड पर। उसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर। हाइट ऑफ द पोल पूछी गई है अगर वो रोप ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि डायग्राम की होता है क्वेश्चन का। अगर डायग्राम उन्होंने दे दिया तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, आपका क्वेश्चन ख़त्म। लेकिन जनरली एग्ज़ाम में डायग्राम्स नहीं दिए जाते, इसीलिए नहीं दिए जाते हैं ताकि आप उस पर दिमाग लगाएं, क्योंकि अगर डायग्राम दे दिया तो क्वेश्चन ख़त्म है, फिर कुछ नहीं बचता क्वेश्चन में, ठीक है। तो डायग्राम्स पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है। क्या करना है हमें, देखिए आपको सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ढूंढना है जो इसको और इसको कनेक्ट करे। तो आप ध्यान से देखिए, पहले क्या है, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और एंगल जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हमें कनेक्ट करने के लिए पता है ना, साइन थीटा होता है। तो हमें यहाँ पे साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इसमें क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर माने AB और बेस बेस नहीं, हाइपोटेन्यूस माने AC, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। टेबल याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वीडियो की लिंक दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, H, और AC की वैल्यू कितनी है, 20, रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस। तो ये 20 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू H।
काट दो, ये 10 आ जाएगा। तो इससे क्या मिल गया, h इज़ इक्वल टू 10 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डायग्राम दे दिया गया है क्योंकि इसलिए। आ गया आपको समझ में? आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज 9.1 के आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।